हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक ऑन फॉर माय एजुकेशनल हब। जो लास्ट लेक्चर था उसके अंदर हम लोग स्टडी कर रहे थे वो कोरलेस फोर्स का जो इफेक्ट था किस पे, एक ऊर्ध्वाधर गति करते हुए कण पे, है ना। ऊर्ध्वाधर का मतलब था हॉरिजॉन्टली, मतलब इस तरीके से कोई बॉल को इस तरफ फेंक रहे हो, इस तरीके से जाए आड़ी, अगर हम लोग किसी चीज़ को अगर थ्रो करते हैं तो उसके ऊपर कोरलेस फोर्स का इफेक्ट किस तरीके से होता है वो हम लोग देख रहे थे। अभी एक नया टॉपिक चालू कर रहे हैं, उसमें हम लोग कोरलेस फोर्स का इफेक्ट देखेंगे अगर कोई पार्टिकल नीचे की तरफ गिर रहा हो उसमें। मतलब एक पार्टिकल है, वो पार्टिकल नीचे की तरफ गिर रहा है, मान लो एक बॉल है, क्रिकेट बॉल है और वो नीचे की तरफ गिर रहा है ना। इसके ऊपर कोरलेस फोर्स का इफेक्ट कितना होगा, और होगा तो ये मान लो बॉल सीधी गिरनी चाहिए लेकिन कोरलेस फोर्स की वजह से इधर थोड़ी सी इधर चली जाएगी या इधर चली जाएगी, मतलब लेफ्ट की तरफ मुड़ेगी या राइट की तरफ थोड़ा सा टेढ़ी हो जाएगी, ये किस तरफ जाएगी। तो कोरलेस फोर्स का इफेक्ट कोई ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ गिरती हुई चीज पर किस तरीके से लगेगा। वर्टिकली डाउनवर्ड अगर कोई चीज फॉल हो रही है तो उसके ऊपर कोरलेस फोर्स का इफेक्ट कैसे होगा वो बताना है, ठीक है। तो इसको मैं क्वेश्चन की फॉर्म में लिखवा देता हूँ ताकि आपको क्या एग्जाम में भी इसको फेस करने में ईजी रहे। तो इसको क्वेश्चन की फॉर्म में लिख लो, ये जो टॉपिक करने जा रहे हैं हम लोग इसको क्वेश्चन की फॉर्म में लिख लो। लिखो, पहले हिंदी में लिख लो फिर इंग्लिश में लिख लो। लिखो, ऊर्ध्वाधर ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिरते हुए कण पर, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिरते हुए कण पर लगने वाले कोरलेस बॉल के गिरते हुए कण पर लगने वाले कोरलेस बल के प्रभाव को समझाइए। लगने वाले कोरलेस बल के प्रभाव को समझाइए। लिखो, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ कोरलेस फोर्स, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ कोरलेस फोर्स, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ कोरलेस फोर्स ऑन ए vertically downward falling particle, vertically downward falling particle, ठीक है। ये बताना है। तो हम लोग देखो क्या करते हैं, ये क्वेश्चन समझ में आया ना कि एक कण है जो नीचे की तरफ गिर रहा है अंडर द ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण के अंतर्गत। एक सेकेंड, तो गुरुत्वाकर्षण के अंदर एक पार्टिकल नीचे की तरफ गिर रहा है, एक पार्टिकल इज फॉलिंग डाउनवर्ड, है ना। तो उसके ऊपर कोरलेस फोर्स का इफेक्ट बताना है। तो इसके ऊपर पहले से कुछ थ्योरी लिख लो। हम लोग क्या करेंगे, जैसे एक पार्टिकल ले लेते हैं, मान लो इसका मास है कितना है, m मास है ना, और ये नीचे की तरफ गिर रहा है, नीचे की तरफ गिर रहा है, इसका कुछ वेलोसिटी होगा, कुछ वेग होगा। तो इस वेग को हम लोग v डैश ले लेते हैं, ठीक है। नीचे की तरफ गिरेगा, जस्ट नीचे की तरफ, तो ऊपर की डायरेक्शन k मानते हैं ना हम, जस्ट ऊपर की डायरेक्शन k डैश, जनरली नीचे की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, माइनस k डैश। अरे ऊपर की, एक सेकेंड, ऊपर की जो डायरेक्शन है उसको हम लोग k डैश लेते हैं, तो नीचे यहाँ से नीचे की तरफ की जो डायरेक्शन हो जाएगी वो माइनस k डैश हो जाएगी। मतलब जो ये वेलोसिटी है उसका डायरेक्शन क्या है, माइनस k डैश। इतनी बात समझ आई, चलो कोई बात नहीं। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा लिख लेते हैं। तो लिखो, माना डेरिवेशन करेंगे इसके अंदर, तो पहले थोड़ा बहुत थ्योरी लिख लेते हैं। माना एक m द्रव्यमान का कण है, माना एक m द्रव्यमान का कण, माना एक m द्रव्यमान का कण, माना एक m द्रव्यमान का कण गुरुत्वीय बल के अंतर्गत ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिरता है, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिरता है, जिसका वेग v डैश है, जिसका वेग v डैश है। तो इस पर लगने वाले कोरलेस बल का मान निम्न प्रकार होगा। तो इस पर लगने वाले कोरलेस बल का मान निम्न प्रकार होगा, ठीक है। इंग्लिश में लिख लो, ये डायग्राम छाप लो हिंदी वाले, ये वाला केवल ये वाइट वाला है ना, हाँ। इंग्लिश में लिखो, लेट ए पार्टिकल ऑफ मास m, let a particle of mass m, let a particle of mass m is
let a particle of mass m is falling downward, let a particle of mass m is falling downward, let a particle of mass m is falling downward under the gravity, is falling downward under the gravity with velocity v dash, with the velocity v dash, then the Coriolis force on the body will be, then the Coriolis force on the body will be, then the Coriolis force on the body will be. अब क्या होगा इसका Coriolis force क्या लगेगा इस पे, उसके बारे में बात कर रहे हैं ना। तो देखो Coriolis force जो लगेगा, ये डायग्राम छाप लेना। Coriolis force जो होता है, Coriolis फोर्स जो है, Coriolis बल, उसको लिखते हैं हम लोग FC से लिख देते हैं, और इसका वैल्यू होता है -2m ओमेगा वेक्टर क्रॉस v डैश वेक्टर। ये तो फॉर्मूला तो हम लोग पहले से जानते हैं, पहले पढ़ चुके हैं। इसको इक्वेशन नंबर में कुछ 1 लिख देता हूँ, ठीक है, क्लियर है, एक बात समझ में आ गई। ओमेगा वेक्टर जो होता है, ओमेगा क्या होता है, पृथ्वी जिस वेग से घूम रही है, जिसका उसका पृथ्वी का जो कोणीय वेग होता है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द अर्थ, वो होता है। और ओमेगा वेक्टर जो होता है, ये पहले इसका फॉर्मूला भी हम लोग लिख चुके हैं, वो क्या आता है, वो आता है ओमेगा कॉस लेमडा जे डैश कैप प्लस ओमेगा साइन लेमडा के डैश कैप, ये आता है ना, गॉट इट। ये ओमेगा का फॉर्मूला आता है। इक्वेशन नंबर इसको 2 कर दो। अब आगे देखिए v डैश का वैल्यू, v डैश क्या है, वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल, जो कण गिर रहा है उसका वेग कितना है, उसको v डैश से लिखते हैं हम लोग, v से नहीं लिखते, v डैश से लिखते हैं, क्योंकि गुणी निर्देश तंत्र में हम लोग वेलोसिटी को v डैश से लिखा करते थे। रोटेटिंग फ्रेम में वेलोसिटी v डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। ये पहले हम लोग कर चुके हैं 1-2 डेरिवेशन में, तो आपको ये पता होना चाहिए। v डैश नीचे की तरफ आ रहा, तो वेलोसिटी क्या होगा, देखो हमने इसको ऐसे छोड़ा है, ऐसे ऐसे फेंका नहीं है, ऐसे छोड़ दिया बस। तो देखो न्यूटन का जो इक्वेशन होता है, देखो बाय न्यूटन्स इक्वेशन, बाय न्यूटन्स इक्वेशन, न्यूटन के समीकरण से, न्यूटन के समीकरण से, न्यूटन के समीकरण से क्या होता है, v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी, ऐसा होता है ना। अगर वेक्टर फॉर्म में बात करूँ तो ये हो गया। एक्सेलरेशन सदिश राशि होती है ना, त्वरण, तो इस पे वेक्टर लगाते हैं, u पे, u वेलोसिटी होता है, प्रारंभिक वेग, इनिशियल वेलोसिटी, ये जो भी जहाँ पे भी कैलकुलेट करे वो वैल्यू, ठीक है। ये आ गया। अब मैं v डैश की बात कर रहा हूँ, तो इसमें डैश लिख लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। हमारा जो वेग है वो v डैश है, v कुछ है ही नहीं, तो मैं डैश लिख लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब देखो पार्टिकल को ऐसे छोड़ रहे हैं, यहाँ से धक्का नहीं मार रहे, छोड़ रहे, तो शुरू में इसका स्टार्टिंग में वेलोसिटी कितना है, 0, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0, तो u क्या होता है, u 0, u को क्या बोलते हैं, प्रारंभिक वेग बोलते हैं ना, इनिशियल वेलोसिटी। मैं लिख सकता हूँ प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग, इनिशियल वेलोसिटी, इसको क्या बोल रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी, ये हो गया 0, ठीक है। दूसरी चीज a, यहाँ पे पॉज करके छाप लेना, मैं नीचे स्क्रॉल कर रहा हूं। a जो है, a क्या है, त्वरण है, पार्टिकल पे जो त्वरण लग रहा है, कण पे जो क्या बोलते हैं उसको, एक्सेलरेशन है, ग्रेविटी की वजह से लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे की तरफ आ रहा है। जो त्वरण है वो किसके बराबर आएगा, g वेक्टर के बराबर आएगा कि नहीं, अरे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो g वेक्टर है, क्लियर है। गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है ये, ठीक है। और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, g वेक्टर है, इसका परिमाण लिख दिया मान लो g तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया, और इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ, नीचे मतलब माइनस के डैश, तो माइनस के डैश, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, a वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या आ गया, g इस माइनस को पहले लिख दो, तो माइनस g के डैश कैप, ठीक है। ये वाला वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो,
तो देखो इसको मैं इक्वेशन नंबर कुछ लिख देता हूँ, पहले 2 तक हो गया था इक्वेशन नंबर, इसको 3 कर दो, इसको 4 कर दो और इसको कर दिया 5। u का वैल्यू इक्वेशन 4 से यहाँ पुट करना, a का वैल्यू इक्वेशन 5 से यहाँ पुट करना, तो 4 और 5 का वैल्यू 3 में पुट कर रहे हैं। तो फ्रॉम 3 4 5 बाय 3 4 एंड 5, 3 4 और 5 नंबर के जो इक्वेशन है उनसे देखो क्या मिल रहा है अपने को। ये v डैश है ना, ध्यान से करना इसको, ये v डैश है, दिस इज v डैश। तो ये v डैश है, क्या आया, u का वैल्यू तो 0 हो गया, ये आ गया माइनस g, a का वैल्यू, और t भी है, t k केप है, तो ये v डैश वेक्टर आ गया आपके पास में माइनस जी टी के डैश केप। ये मिला अपने को, ठीक है। ये वेलोसिटी का वैल्यू मिल गया, वेलोसिटी का वैल्यू मिल गया, इसको कुछ इक्वेशन नंबर लिख दो आप, इक्वेशन नंबर 6 है ये, ठीक है। तो v डैश का वैल्यू इक्वेशन नंबर 6, ओमेगा का वैल्यू इक्वेशन नंबर 2, तो 2 और 6 से वैल्यू 1 में पुट कर दो, तो 2 और 6 से 1 में वैल्यू पुट कर दो, क्योंकि 1 में वैल्यू ओमेगा और v डैश का चाहिए, तो v डैश का वहां पे आ गया, ओमेगा का यहां पे था, दोनों का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। तो बाई 1 2 एंड इक्वेशन 6 देखो क्या आता है। आया क्या अपने पास में, ये है एफ सी, सिंस एफ सी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस 2m ओमेगा वेक्टर क्रॉस v डैश वेक्टर, ऐसा होता है। ये तो क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है, क्रॉस प्रोडक्ट मतलब सदिश गुणनफल है, वेक्टर मल्टीप्लीकेशन है ना। तो वेक्टर मल्टीप्लीकेशन या सदिश गुणनफल जो होता है, सदिश गुणनफल को वेक्टर मल्टीप्लीकेशन को कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो माइनस 2m, इसका तो मैं ऐसे कर सकता हूं ना, आई डैश केप जे डैश केप के डैश केप, मैट्रिक्स से करते हैं इसको, डिटर्मिनेंट ले लो, मैट्रिक्स बोल लो। ओमेगा, ओमेगा का वैल्यू था ये ओमेगा कोस लेमडा, जे डैश में और के डैश वाले टर्म्स थे, आई डैश वाला तो है नहीं, तो इसमें आई डैश का टर्म तो 0 है, आई डैश का टर्म तो 0, जे डैश वाला है ओमेगा कोस लेमडा और के डैश वाला ओमेगा साइन लेमडा, ठीक है। ये हो गया, दो चीजें तो ये समझ आई। इसके बाद में वी डैश लिखना है, वी डैश का केवल के डैश वाला टर्म है, तो आई डैश का भी 0 है, ये भी 0, ये है के डैश वाला क्या है माइनस जी टी, ये मिला। चलो एफ सी आगे चलो, एफ सी वेक्टर इज इक्वल टू, ये मिला अपने को माइनस 2m, ये कैलकुलेट करो, देखो आई डैश का आएगा, ये हट गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, माइनस जी टी ओमेगा कॉस लेमडा माइनस 0, ठीक है। फिर माइनस जे डैश, और जे डैश में ये तो ये रह गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो ये तो 0 आ गया। फिर प्लस के डैश वाला देखो, के डैश में ये और ये रख लिया, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस इसको इससे 0, इसको इससे 0, तो ये भी 0 आ गया, दिस इज ऑल्सो 0, राइट। तो अपने पास में ये भी 0 हो गया, जे वाला भी, के वाला भी 0 हो गया, केवल ये बचा, तो ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 2m जी टी ओमेगा कॉस लेमडा, और आई डैश है जो, इसको आई डैश कैप ऐसे लिख दिया मैंने, एक सेकेंड, एफ सी वेक्टर, ये मिला। ये इतना कोरिलेस फोर्स लगेगा जो पार्टिकल नीचे गिर रहा है उसके ऊपर, कितना फोर्स लगेगा, ये इसके बराबर, क्लियर है, इतना बल लगेगा। और कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, आई डैश डायरेक्शन में, कौन सी डायरेक्शन में, आई डैश डायरेक्शन में। ये यहां पे पहुंच करके छाप लेना, मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूं। ऐसे था, ये कर्ण नीचे गिर रहा था, सॉरी, देखो ये पार्टिकल नीचे की तरफ फॉल हो रहा था, इट वॉज फॉलिंग डाउनवर्ड, है ना। तो ये नीचे की तरफ आ रहा था, इस पर किस तरफ फोर्स लग रहा है, जैसे ये आई डैश डायरेक्शन तो इस तरफ हो गया ना, अरे आई डैश ये होता है, आई डैश इस तरफ, मतलब इस तरफ फोर्स लग रहा है इस पे, एफ सी का वैल्यू इस तरफ,
मतलब कण जो नीचे गिर रहा है वो थोड़ा इस तरफ चला जाएगा, मतलब ये ऐसे जाएगा। अरे पार्टिकल ऐसे जा रहा है, इस पे इस तरफ फोर्स लग रहा है, तो वो ऐसे बिल्कुल सीधा नहीं जाने के बजाय थोड़ा 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 टेढ़ा जाएगा ऐसे। तो उसको यहाँ पे गिरना चाहिए था, लेकिन वो कहाँ जाके गिरेगा, वो यहाँ पे जाके गिरेगा। मतलब ये जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस है, ये इतनी डिस्टेंस वो एक्स्ट्रा कवर कर लेगा, एक्स डिस्टेंस बोल रहा आप इसको। एक बार मैं काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा स्पेस देते हैं हम लोग, ठीक है, इसको थोड़ा सा यहाँ पे बना दो, ठीक है। अभी ठीक है ना। तो ये इतना दूर जाके गिरेगा, तो ये x का वैल्यू, मतलब पार्टिकल यहां पे गिरना चाहिए था, लेकिन कोरलेस फोर्स लगा इस तरफ, तो वो चला गया इधर। तो इधर गिरना चाहिए था, वो गिरा यहां पे जाके। तो ये कितनी डिस्टेंस चला गया इधर, यहां से इतनी दूरी चला गया ना। तो यहां पे गिरने वाला पार्टिकल यहां पहुंच गया, तो ये कितनी दूर जाके गिरा, ये जो दूरी है x, ये दूरी कैलकुलेट करनी है। मतलब उसका विचलन, जो डिफ्लेक्शन हुआ है उसमें, वो कितना हुआ है। मतलब जो विस्थापन हो गया कोरलेस बल की वजह से, कण की स्थिति में विस्थापन हो गया, यहाँ पे गिरने वाला पार्टिकल यहाँ पे जाके गिर रहा है। तो ये x का वैल्यू कैलकुलेट करें। चलो ठीक है। तो अपने को यहां तक तो एक बात समझ आए कि जो कण नीचे की तरफ ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिरेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड फॉलिंग पार्टिकल है, उसके ऊपर इतना कोरलेस फोर्स लगेगा, और वो भी कौन सी, आई डैश डायरेक्शन में। ठीक है, अभी इस आई डैश डायरेक्शन को मैं थोड़ा और अच्छे से बता दूंगा। ये आई डैश डायरेक्शन ऐसा है, जैसे हम लोग, आप मैप में ऐसे बनाते हो ना, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये आई डैश हो गया, ये जे डैश हो गया एक तरीके से। तो आई डैश डायरेक्शन ईस्ट हो गया, पूर्व हो गया ना, ये इधर कौन सा, पश्चिम है, ये उत्तर नॉर्थ, और ये दक्षिण। ठीक है, तो पार्टिकल आई डैश डायरेक्शन में जाएगा, मतलब पूर्व की तरफ जाएगा। ऐसे पार्टिकल को गिराया तो आई डैश डायरेक्शन में पूर्व की तरफ मुड़ जाएगा। ये तो होता है उत्तरी गोलार्ध में, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में इसका उल्टा हो जाता है। जैसे साइन चेंज हो जाता है ना, चिन्ह बदल जाता है, पहले भी देखा था हमने। तो चिन्ह बदलेगा तो पूर्व का पश्चिम हो जाएगा, आई डैश का माइनस आई डैश हो जाता है। उसका डेरिवेशन नहीं करते, बट ऐसे लॉजिकली हम लोग ध्यान में रखते हैं। तो इसके बारे में अभी मैं आगे लिखवा दूंगा। क्लियर है। तो अपने को एक बात समझ में आ गई कि उत्तरी गोलार्ध में ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ कोई वस्तु गिर रही है, कोई पार्टिकल अगर नीचे की तरफ डाउनवर्ड फॉलिंग हो रहा है वर्टिकली, तो उस पार्टिकल पर पूर्व दिशा में बल लगता है, ईस्ट की तरफ पर कोरलेस फोर्स लगता है। और अगर सेम इवेंट अगर आप साउदर्न हेमिस्फीयर में करते हो, दक्षिणी गोलार्ध में करते हो यही चीज, तो उस पर पश्चिम की दिशा में बल लगता है। आगे बात समझ, मतलब ऐसा है, अगर एक पार्टिकल उत्तरी गोलार्ध में ऐसे गिर रहा है तो वो इधर जाएगा, और दक्षिणी गोलार्ध में गिर रहा है तो दक्षिणी गोलार्ध में गिरने का मतलब ही है कि दक्षिणी गोलार्ध में एक तरफ इस तरफ से गिरेगा, तो वो किस तरफ जाएगा, इधर जाएगा, पश्चिम में। ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ईस्ट एंड वेस्ट। आ रही बात समझ में। ये जो मैंने बोला ना, ये अभी मैं थोड़ी देर बाद में लिखवा दूंगा। ये डायग्राम आप समझ लेना यहाँ पे, है ना। ये वाला मतलब छाप लेना इसको, ये जो लिखा ना डायरेक्शंस का, ये लिख लेना। ठीक है। आगे चल के जब आप एमएससी के लिए स्टडी करोगे ना फिजिक्स को, तो एमएससी के जो एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं आईआईटी के लिए या आईआईटी जेएम या जो भी टीआईएफआर अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स के लिए एग्जाम्स होते हैं, उनमें यहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चंस भी आते हैं। थ्योरेटिकल जो क्वेश्चन आते हैं यहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। लोगों का दिमाग चलता ही नहीं कि कहाँ से आ रहा है। ठीक है, बट ये यहाँ से मिलता है अपने को। क्लियर। तो यहाँ पे एक लाइन लिख लो, यहाँ पे पॉइंट लिख लो एक, चाहो तो। The Coriolis force will be in the east direction. The Coriolis force will be in the east direction on a particle falling vertically downward
in the northern hemisphere, in the northern hemisphere, and it will be in west direction, and it will be in west direction in the southern hemisphere, in the southern hemisphere. क्लियर है? ठीक है, हिंदी में लिखो। अगर किसी को स्पीड कम ज़्यादा लगे ना तो स्पीड मैनेज करने का इसमें है, मतलब स्लो में भी देख सकते हो, किसी को जल्दी जल्दी देखना तो फास्ट करके भी देख सकते हो। ठीक है, ऐप के अंदर ये फैसिलिटी अवेलेबल है। हाँ जी। सेकंड क्या, इंग्लिश में लिख लो। इंग्लिश में तो हो गया ना, हिंदी में लिखो। उत्तरी गोलार्ध में ऊर्ध्वाधर, उत्तरी गोलार्ध में ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिरते हुए कण पर, उत्तरी गोलार्ध में ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिरते हुए कण पर, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिरते हुए कण पर बल की दिशा, कोरलेस बल की दिशा, कोरलेस बल की दिशा पूर्व की ओर होती है, कोरलेस बल की दिशा पूर्व की ओर होती है, तथा दक्षिणी गोलार्ध में, तथा दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिम की ओर होती है, तथा दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिम की ओर होती है। ठीक है, ये हो गया। अब चलो आगे चलते हैं। अभी हमने ये पता किया था कि पार्टिकल जो है यहां से जब छोड़ते हैं पार्टिकल को, तो पार्टिकल यहां पे गिरने की बजाय पार्टिकल जा रहा है इधर कहीं, यहां पे जाके गिरेगा, है ना। तो ये इतनी डिस्टेंस का विस्थापन आ जाएगा, इतना डिफ्लेक्शन हो गया। तो ये x कितना है, मतलब ये डिफ्लेक्शन कितना है। अगर ये मान लो ये यहां से हाइट कितनी है, h ऊंचाई से अगर पार्टिकल को गिराते हैं, तो h हाइट से अगर पार्टिकल को छोड़ रहे हैं हम लोग, तो ये कितनी दूरी पे जाके वहां पे ई विस्थापन कितना हो जाएगा। ठीक है, ये कैलकुलेट करें। तो चलो इसके बारे में बात करते हैं। ये हो गया, इसी डेरिवेशन में आगे बात कर रहे हैं, इसी को यूज करेंगे। अभी इसको कुछ इक्वेशन नंबर लिख देते हैं, इसको कुछ इक्वेशन नंबर लिखते हैं। 6 हो गया था ना, इसको इक्वेशन नंबर 7 कर दो। ठीक है, इससे बात करते हैं। यदि कण को h ऊंचाई से गिराए तो, इफ पार्टिकल इज फॉलिंग फ्रॉम h हाइट, h हाइट से, अगर हिंदी वाले हिंदी में लिख ले, इंग्लिश वाले इंग्लिश का लिख ले, तो h हाइट से पार्टिकल को छोड़ रहा हूं तो वो कितनी दूर जाके विस्थापित होगा, देखो उसको कैलकुलेट करते हैं। तो इक्वेशन नंबर 7 से देखो, बाय इक्वेशन 7, समीकरण 7 से क्या आएगा। अभी मैं डायरेक्शन भूल जाता हूं, केवल मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है। दिशा तो पता कर ली ना, पूर्व में कहां पे लगेगा, पश्चिम में, ईस्ट में कब लगेगा, वेस्ट में कब लगेगा, ये तो पता कर लिया। अभी मैं केवल डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा, केवल मैग्नीट्यूड की बात करूंगा। तो इसको वेक्टर को हटा दो। अभी मैं बात कर रहा हूं एफ सी इज इक्वल्स टू 2m GT ओमेगा कॉस लैम्डा। क्लियर, इसको छाप लेना, आगे चलते हैं। एफ सी है, बल है, फोर्स है। कौन सा फोर्स है, कोरलेस फोर्स है। कोरलेस फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, एफ सी जो लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है। इसी की तो वजह से ये इधर गया है, नहीं तो सीधा गिरना चाहिए ना। अरे गुरुत्वाकर्षण बल जो है, ग्रेविटी, वो तो नीचे की तरफ लग रहा है, लेकिन कोरलेस फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, इधर। इसकी वजह से ये बेचारा कण इधर जाता 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 यहां तक जाके गिरा, है ना, ये पार्टिकल वहां पहुंच गया। तो इसको मैं ऐसे लिख दूं, एफ इक्वल्स टू क्या होता है, एम इंटू ए होता है ना, एक्सेलरेशन, और ए को क्या लिखते हैं, डीवी बाई डी टी लिख सकते हैं। चलो ये हो गया 2m GT ओमेगा कॉस लेमडा, राइट। m से m तो कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों तरफ, m से m कैंसिल आउट हो गया, ये बचा dv इज इक्वल टू dv बाई डी टी इज इक्वल्स टू 2GT ओमेगा कॉस लेमडा, राइट। अब देखो ये बचा dv इज इक्वल्स टू 2g ओमेगा t कॉस लेमडा इंटू dt, इसको इधर ले गया, है ना। दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दूं, मैं समाकलन कर दूं,
इधर भी इंटीग्रेशन कर दिया, इधर भी इंटीग्रेशन कर दिया, समाकलन कर दिया। अब देखो समाकलन किसका होगा, इंटीग्रेशन किसका होगा, टी का होगा जिसमें टी है, इधर तो इधर वी का, तो वी का मैं जैसे लिख देता हूं वी हो गया, लिमिट है नहीं यहाँ पे, लिमिट लगा नहीं रहा मैं सीमा कोई, तो ये हो गया 2g ओमेगा और टी का क्या हो गया t²/2 कोस लेमडा का कोस लेमडा, बाकी की चीजें तो वैसे है ना। अरे चेंज क्या हो रहा है, टी है वेरिएबल और हमने कोई लिमिट नहीं लगाई तो कोई कांस्टेंट ले लेते हैं c1, ठीक है, ये कांस्टेंट ले लिया। अब कांस्टेंट का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, देखो ये v कौन सा है, वेलोसिटी, कौन सा वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी है इस कोरिलेस फोर्स की वजह से जो लग रहा है ना, उसकी वजह से। तो कोरिलेस फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में कितना वेग है, ये है वो कि इस डायरेक्शन में जा रहा है ना पार्टिकल, वो कोरिलेस फोर्स की वजह से नीचे भी गिर रहा है, लेकिन इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है वो एफ आ रहा है, और इस डायरेक्शन की वजह से इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो ये है। तो इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है, इस डायरेक्शन में वो वेलोसिटी है v, ये अभी जो कैलकुलेट किया ये इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है ना। तो इस डायरेक्शन में जब यहां से छोड़ा था, जब हमने इसको यहां से छोड़ा था, तब भी इस डायरेक्शन में कोई वेग था क्या, नहीं था, क्योंकि तब तो केवल नीचे गिर रहा था। जब जैसे जैसे इस फोर्स लगने की वजह से ये थोड़ा थोड़ा इधर गया, मतलब इस तरफ वेलोसिटी प्रोड्यूस होने लग गया, थोड़ा थोड़ा वेग का मान इस दिशा में आने लग गया। तो स्टार्टिंग में यहां पे जब था तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना था, 0, मतलब t = 0 पे जब था तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या था, 0 था, बिल्कुल कुछ नहीं था। तो मैं कंडीशन ले रहा हूं, मींस t = 0 पर, t = 0 पर v क्या था, 0 था, ऑब्वियस सी बात है, इस डायरेक्शन में कोई वेग नहीं था, तो v = 0 था, t = 0 पे, तो v का वैल्यू 0, कब, जब t का वैल्यू 0 था। तो ये भी 0 हो गया, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 = 0 + c1, तो c1 क्या आ गया, 0 आ गया, मतलब कांस्टेंट का वैल्यू अपने को मिल गया 0, कांस्टेंट 0 हो गया, तो ये कांस्टेंट हट गया यहाँ से। तो यहाँ से क्या मिला मुझे, ये v = मिला मुझे 2g ओमेगा t²/2 cos लेमडा। ये कंडीशन क्यों काम में ली हमने, ये कंडीशन इसलिए काम में ली ताकि हम लोग इस कांस्टेंट का वैल्यू फाइंड आउट कर सके, और कांस्टेंट का वैल्यू मिल गया अपने को, ठीक है, ये v मिल गया। अभी v मिला है, मुझे कैलकुलेट क्या करना है, मुझे तो ये कैलकुलेट करना है कि ये इतनी दूरी कितनी आई, विस्थापन निकालना, डिस्प्लेसमेंट, और मैंने क्या निकाला अभी, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी से आगे डिस्प्लेसमेंट और कैलकुलेट करते हैं, ये टाइम ऑलमोस्ट कवर होने वाला है, तो हम लोग एक काम करेंगे, वेलोसिटी तक तो कैलकुलेट कर लिया, अब इसका इंटीग्रेशन करके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है, फिर इसकी कुछ चर्चाएं और कर लेंगे हम लोग। तो ये बाकी का जो इसका बचा हुआ डेरिवेशन है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग कंप्लीट करेंगे। ओके, चलो ठीक है, ओके।